नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन दुबे। पिछले कई वीडियोस से मुझे जो रिव्यू मिले, मुझे बच्चों ने जिस तरह से मैसेज किए हैं कि बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से मैंने हिस्ट्री को आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसी बैलेंस्ड व्यू को कंटिन्यू करते हुए आज हम औरंगज़ेब को पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी यहीं से होती है और समझेंगे कि कैसे अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर की विरासत को औरंगज़ेब संभालने में काफ़ी हद तक नाकाफ़ी रहा या नहीं संभाल पाया। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। सबसे पहले देखते हैं औरंगज़ेब का टाइमलाइन बहुत टफ नहीं है, आपने औरंगज़ेब को पढ़ा ही होगा। 1658 से 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है और मुइज़ुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब के नाम से ये जाने जाते हैं, उसी नाम से गद्दी पर भी बैठे थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कट्टर शासक थे, एक धर्मांध शासक था औरंगज़ेब। लेकिन ये कट्टर क्यों था, ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा, हम इस पे ज़रूर डिस्कशन करेंगे। इस पे कोई दो राय नहीं कि कट्टर थे। अब 3 पॉइंट्स औरंगज़ेब के बारे में हमारे सामने पहले निकल के आते हैं जो हमको देखना है। सबसे पहले तो देखेंगे हम इनकी प्रारंभिक समस्याएं और इन्होंने इसका निराकरण कैसे किया, जो इनिशियल प्रॉब्लम्स इनके सामने थी। उसके बाद साम्राज्य विस्तार इनका है। देन इनके समय में जितने विद्रोह हुए हैं उतने ना तो लेटर मुगल्स में हुए और ना औरंगज़ेब के पहले हुए। तो औरंगज़ेब की नीतियाँ उसमें कहाँ तक जिम्मेदार थी, राजपूत नीति औरंगज़ेब की कैसी थी, दक्षिण नीति का उसमें क्या योगदान था। कहते हैं कि दक्कन के फोड़े ने औरंगज़ेब को बर्बाद कर दिया। आपने मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का नाम तो सुना ही होगा। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट अलग से मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रारंभ या मुग़ल साम्राज्य के पतन का जो उत्तरदायी है, डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर का जिम्मेदार औरंगज़ेब को कितना हद तक हम समझें। और जो मैं अभी ऊपर आपको बता रहा था कि दक्कन नीति का परिणाम क्या हुआ औरंगज़ेब की, कैसे वो दक्षिण भारत को संभालने में असफल रहा, जबकि खुद दक्षिण भारत का काफ़ी समय तक वो गवर्नर रह चुका था शाहजहाँ के टाइम पर। तो चलिए औरंगज़ेब का पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। 1618 में इनका जन्म हुआ उज्जैन के दोहद में। मुमताज़ महल इनकी माता का नाम था और इनको बहादुर की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। अगर कोरोनेशन, इनका राज्याभिषेक देखें तो द ओनली मुगल किंग हु कोरोनेटेड हिमसेल्फ ट्वाइस, यहाँ को याद रखना है। इन्होंने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया है। एक पहली बार इन्होंने कब करवाया, जुलाई 1658 में, जब सामूगढ़ की विजय इन्होंने की। पिछले वीडियो में देखिएगा दारा शिकोह को जब ये सामूगढ़ में हराते हैं, हालांकि वो शाही सेना थी, उसमें दारा शिकोह प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। देन उसके बाद देवराय की विजय 1659 में, जब फाइनली अंतिम रूप से दारा शिकोह को ये हरा देते हैं। तो सामूगढ़ में तो खैर दारा शिकोह उपस्थित था, देवराय में भी उपस्थित था। दोनों में ये दारा शिकोह को शिकस्त देते हैं और उत्तराधिकार के युद्धों के दौरान ही अपना राज्याभिषेक करवा लेते हैं। तो पहला करवाते हैं 1658 और दूसरा 1659 में। पहला इनका राज्याभिषेक हुआ आगरा के दुर्ग में, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। दूसरा इन्होंने करवाया दिल्ली में। अगर इनके पुत्रों के बारे में बात करें, जिनको आप लेटर मुगल्स के नाम से भी जानते हैं, तो 5 पुत्र थे इनके। मोहम्मद सुल्तान एक पुत्र था इनका। देन मोहम्मद अकबर, इसने विद्रोह भी किया था, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है। मोहम्मद मुअज़्ज़म सबसे बड़ा यही था, जो बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से फेमस हुआ। देन मोहम्मद आज़म और फिर कामबख्श। इन तीनों के बीच में बाद में उत्तराधिकार का युद्ध होता है जब औरंगज़ेब की डेथ होती है। तो एक परंपरा औरंगज़ेब जो डाल के गए थे उत्तराधिकार के संघर्ष की, वो कंटिन्यू चलती है लेटर मुगल्स में। लेकिन ये हम लेटर मुगल्स में पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो औरंगज़ेब के पहले शुरुआती जीवन से रूबरू होते हैं। 1636 ईस्वी में पहली बार औरंगज़ेब को दक्षिण का सूबेदार या दक्कन का सूबेदार या गवर्नर बनाया जाता है और 1652 में दूसरी बार इनको बनाया जाता है वहाँ पर। मतलब 2 बार बनते हैं, एक बार 1636 में बनते हैं और ये रहते हैं 1644 तक। उसके बाद फिर ये 1652 में दूसरी बार बनते हैं। यहाँ याद रखिएगा, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये था, ये औरंगज़ेब जो दक्षिण के सूबेदार बने ना, दक्षिण में सूबेदार बनने के बाद ये आग में तपे हुए लोहे के समान थे।
मतलब कहने का मेरा ये है, तात्पर्य मेरा ये है कि दक्षिण का अगर आप क्षेत्र देखें तो ये नीचे महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश के पास, दक्कन का पठार यहाँ पर, एंड देन इधर बुंदेलखंड आपको मिलेगा, और छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा, और फिर नीचे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये पूरा जो इलाका है दुर्दांत जनजातियों से घिरा हुआ। देन मराठावाड़ का क्षेत्र यहाँ पड़ता है, और इसको संभालना किसी कुशल सेनापति के ही बस की बात थी। तो औरंगज़ेब का जो ये एक्सपीरियंस रहा लगभग कई वर्षों का दक्षिण में, ये काफ़ी काम आया उत्तराधिकार के युद्ध जीतने में। इसलिए कई मायनों में औरंगज़ेब अगर एज अ चीफ ऑफ कमांडर देखें, सेनापति के रूप में देखें, तो दारा शिकोह से काफ़ी काबिल था। अब प्रारंभिक समस्याएं औरंगज़ेब की क्या आती हैं जब वो सत्ता पे बैठते हैं? तो पहली तो थी जो उत्तराधिकार का या वॉर ऑफ सक्सेशन, औरंगज़ेब ने ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन जिसे बोलते हैं, जो जीता था, उस युद्ध से राज्य की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। मतलब उसकी इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, काफ़ी खर्चा हुआ था इस युद्ध में। और दारा शिकोह हो, शुजा हो, या मुराद हो, या स्वयं शाहजहाँ हो, इन सबके अपने अपने अलग अलग खर्चे शाही सेना से किए गए। सत्ता की जो केंद्रीय शक्ति वो कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि एक भ्रांति तो फैली थी। जो पब्लिक थी वो तो दारा शिकोह को पसंद करती थी, भले ही औरंगज़ेब शासक बना, उस पर दोबारा औरंगज़ेब को पकड़ बनानी थी। एंड देन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल शिथिल हो गया था, प्रशासन को उसको फिर से कड़ाई से लागू करवाना था। तो नई चुनौतियाँ औरंगज़ेब के सामने थी, जैसे कि आप अकबर, बलबन या शेरशाह सूरी को देख चुके हैं। तो कुछ औरंगज़ेब ने इसके लिए शुरुआत में ही स्टेप्स ले लिए। पहला काम तो इसने ये किया कि प्रजा की सहानुभूति लेने के लिए लगभग 80 प्रकार के करों को इसने समाप्त कर दिया, चाहे वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कैसे भी टैक्स रहे हों। उसके बाद फिर इसने मद्यपान, जुआ, वैश्यवृत्ति सभी को प्रतिबंधित कर दिया। देन इसने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की, मुहतसिब। ये मुहतसिब का नाम मैं एक बार और ले चुका हूँ दिल्ली सल्तनत में। ये अधिकारी जो था ये नैतिक आचरण का देखभाल करता था और इस्लाम और कुरान के नियमों को राज्य में लागू करवाता था। मुहतसिब को इसने नियुक्त किया औरंगज़ेब ने। तो ये 3 इनिशियल स्टेप इसने लिए सत्ता पाते ही, किंग बनते ही। अब साम्राज्य विस्तार पर अगर हम जाएं तो औरंगज़ेब पर जो क्वेश्चन यहाँ से साम्राज्य विस्तार पे हैं वो अमूमन बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन विद्रोह से आते हैं, लेकिन मैंने साम्राज्य विस्तार को यहाँ पर जगह इसलिए दी है ताकि हम औरंगज़ेब को एक बैलेंस्ड व्यू में अपनाएं। अक्सर क्या होता है, औरंगज़ेब पर मैंने जितने भी वीडियो देखे, औरंगज़ेब पर कई लोगों के जो लेक्चर मैंने सुने या मैंने छात्रों को भी देखा है, वो सिर्फ उसको एक कट्टर शासक के रूप में ही जानते हैं। ऐसा नहीं है, हमको औरंगज़ेब की दूसरी चीज़ों पर भी दृष्टिपात करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ब्रॉड वे में देखना पड़ेगा। तो साम्राज्य विस्तार में देखिए 3 पॉइंट मैंने यहाँ निकाले हैं। एक तो उत्तर पूर्वी सीमांत नीति औरंगज़ेब की। मुग़लों ने उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र था, याद रखिएगा, सुदूर उत्तर पूर्व औरंगज़ेब के ही टाइम पर जीता है। उत्तर पश्चिम की औरंगज़ेब की नीति और दक्षिण नीति जो औरंगज़ेब के लिए दुधारू तलवार की तरह हुई, 2 धार तलवार जैसे बोलते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि औरंगज़ेब के लिए ये उल्टी पड़ गई दक्षिण की नीति, क्योंकि इसको ये ठीक से संचालित नहीं कर पाया। और यहीं पर जब उत्तर पूर्वी नीति हम पढ़ेंगे तो पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के प्रति भी औरंगज़ेब ने काफ़ी कड़ाई से अपनी नीति को लागू किया है। तो चलिए, उत्तर पूर्व की सीमांत नीति में सबसे पहला संघर्ष औरंगज़ेब का हुआ अहोमों से, असम की जनजाति। 1660 ईस्वी में मीर जुमला को औरंगज़ेब ने पूर्व का सूबेदार नियुक्त किया। और मीर जुमला ने जब ये बंगाल का सूबेदार, पूर्व का सूबेदार बना, तो इसने फिर कूच बिहार, असम और अहोम के लगभग सभी क्षेत्रों को जीत लिया और अकूट धन संपदा मीर जुमला को यहाँ से मिली। हालांकि बाद में ये अहोम जनजाति ने मीर जुमला की डेथ के बाद अपने आप को आज़ाद कर लिया था, लेकिन फिर बाद में शाइस्ता खां को भेजा गया 1670 ईस्वी तक। ये वही शाइस्ता खां हैं जिनका अंगूठा शिवाजी ने काट लिया था। ये मैं स्टोरी आपको बताऊंगा जब मैं शिवाजी पढ़ाऊंगा। तो शाइस्ता खां ने बाद में फिर लगभग संपूर्ण असम राज्य पे अधिकार कर लिया और अंतिम रूप से असम शामिल हो गया मुग़ल साम्राज्य में। इसके बाद पुर्तगालियों के प्रति भी औरंगज़ेब ने कड़ाई से पालन किया। शाइस्ता खां को आदेश दिया गया कि इनको भी ज़रा थोड़ा सा ठीक किया जाए। 1666 ईस्वी में जब पुर्तगाली बहुत उद्दंड हो गए थे, क्योंकि इनको मुग़लों ने मुक्त व्यापार के जो दत्तक पत्र दिए थे या दस्तक पत्र, उसका ये
मिसयूज़ करते थे। तो 1666 में शाइस्ता खान ने चटगांव पर, जो पुर्तगालियों का एक बहुत ही फेवरेट इलाका था, उस पर कब्ज़ा कर लिया और इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया गया। तो पुर्तगालियों को भी कड़ाई से सबक सिखाया गया। इसके बाद फिर अंग्रेज़ों के प्रति भी नीति अपनाई गई, जब अंग्रेज़ भी अपने पैर पसारने में लगे थे। हालांकि उस समय बहुत बड़ी शक्ति नहीं थी, क्योंकि ये मुग़ल सत्ता को भी जान नहीं पाए थे। तो 1685 ईस्वी के आसपास कासिम बाज़ार और हुगली पर औरंगज़ेब ने कब्ज़ा कर लिया। अंत में अंग्रेज़ों ने इससे क्षमा मांग ली, तो वापस इनके अधिकार औरंगज़ेब ने इनको लौटा दिए। अभी अंग्रेज़ उतनी बड़ी समस्या नहीं थे। और यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि अभी भारत में अंग्रेज़ों से बड़ी यूरोपियन शक्ति जो थी वो पुर्तगाली थी। ज़्यादातर समुद्रों पर पुर्तगालियों का कब्ज़ा था। उत्तर पश्चिम नीति देखें तो यहाँ पर कुछ जनजातियाँ थीं, जैसे कि यूसुफजई, अफरीदी, गिलजई, ये आज भी मिलती हैं पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास। ये आतताई हो गई थी। ये यहाँ के किसानों को, यहाँ के राजपूत सूबेदारों को या हिंदू सूबेदारों को या मुस्लिम सूबेदारों को परेशान करती थी। तो जसवंत सिंह, ये वही जसवंत सिंह है जो औरंगज़ेब के विरुद्ध लड़े थे उत्तराधिकार के युद्ध में, लेकिन बाद में औरंगज़ेब ने इनको क्षमा कर दिया था। तो जसवंत सिंह को भेजते हैं औरंगज़ेब 1674 में। बाद में औरंगज़ेब स्वयं नेतृत्व करते हैं जसवंत सिंह के साथ, और 1675 तक ये उत्तर पश्चिम प्रांत पर नियंत्रण स्थापित करके वापस दिल्ली आ जाते हैं। कुछ विद्रोह औरंगज़ेब के समय होते हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो आपको ये विद्रोह याद रखने हैं। 1669 में पहला विद्रोह हुआ जाटों का। ये अक्सर मैंने देखा है, पूछा है। ये पहला संगठित विद्रोह था औरंगज़ेब या मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध। देखिए, जो जाट थे वो पेशे से किसान थे, आज भी हैं, और यमुना नदी के किनारे दिल्ली से आगरा तक इनकी बसावट थी, ये बसे हुए थे। अच्छा, जो किसान पद्धति का या किसान प्रणाली को, या आप बोलें जो पुश्तैनी किसान होता है, वो बिल्कुल सीधी सोच रखता है। अगर आप उसके आर्थिक संसाधनों पे देखिए अटैक करेंगे तो वो फिर विद्रोह की स्थिति में आ जाता है। ये बनी बात है और ये अभी तक हम देख रहे हैं। तो विद्रोह क्यों किया इन्होंने जाटों ने? अक्सर इसको ना बताया जाता है कि इसको धर्म, औरंगज़ेब की धार्मिक नीति से जोड़ा जाता है, जबकि ऐसा नहीं था। यहाँ याद रखना है आपको कि जो मुग़ल सूबेदार यहाँ पर थे, जो फौजदार नियुक्त हुए थे, उनके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे इन जाटों पर। मनमाना लगान वसूलना, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, ये मेन कारण था, आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर फिर फाइनली 1669 AD में तिलुपत के ज़मींदार जो थे, गोकुल या गोकुला, इन्होंने विद्रोह कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं कि धार्मिक कारण इस विद्रोह में एक वजह नहीं था, लेकिन वो मेन वजह कभी नहीं रहा है। तो तिलपुत के युद्ध में ये पराजित हो जाता है, गोकुल जाट मारा जाता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद 1686 में राजा राम तथा राम चेरा ने भी विद्रोह किया। और यहाँ पर राजा राम जो थे वो धार्मिक नीतियों के औरंगज़ेब से बहुत चिढ़े हुए थे, और इसलिए कहते हैं कि अकबर के मकबरे को उन्होंने लूटा सिकंदरा में, और इनकी अकबर की हड्डियों को जला दिया था। जानबूझ के ये औरंगज़ेब को चिढ़ाने के लिए किया गया कृत्य था। फाइनली फिर इस विद्रोह को भी ब्रूटली दबाया गया। लेकिन 1688 के बाद चूड़ामन जाट औरंगज़ेब के विरुद्ध खड़ा रहा, और औरंगज़ेब की मृत्यु तक इसने विद्रोह जारी रखा। और जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तो भरतपुर में इसने एक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की। ये एग्ज़ाम में पूछा है, MPPSC, UPPSC और हर एग्ज़ाम में, कि भरतपुर राज्य, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी। इसके बाद सतनामियों का विद्रोह हुआ। ये कबीर के भक्त थे सतनामी, एकेश्वरवादी थे, और एकेश्वरवादी आपको पता है वैरागियों का पंथ था ये, और नारनौल और मेवाड़ के आसपास ये बसे हुए थे। देखा जाए इन होल सोल ये भी किसान ही थे, ये भी कृषि करके अपना पालन पोषण करते थे। इनको मुंडिया भी कहते थे, क्योंकि ये अपने पूरे शरीर के जो बाल थे उसको साफ़ करके रखते थे, इसलिए इनको मुंडिया कहते थे। कभी एग्ज़ाम में पूछे मुंडिया किसे कहा जाता था तो सतनामी याद रखिएगा। मैंने जैसा कहा कि मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था, एग्रीकल्चर, और व्यापार भी करते थे। उसी एग्रीकल्चर से जो उपजाते थे उसको फिर मंडियों में बेचते थे ले जाके। 1672 में इन्होंने विद्रोह किया सतनामियों ने, और विद्रोह एक बहुत ही छोटे से सामान्य झगड़े से हुआ, जब एक मुग़ल सैनिक सतनामी किसान से उलझ गया। तो फाइनली इन सतनामी किसानों ने उस मुग़ल सैनिक की हत्या कर दी, और फिर जब विद्रोहियों को दबाने के लिए शाही सेना के कुछ सूबेदार आए तो उनको भी सतनामियों ने मार भगाया। तब फाइनली इन सतनामियों ने क्या किया,
पूरे नारनौल पर ही कब्ज़ा कर लिया। लेकिन बाद में जब शाही सेना का एक बड़ा अमला आया तो इस विद्रोह को ब्रूटली सप्रेस्ड कर दिया गया, दबा दिया गया। इसके बाद सिखों का भी विद्रोह देखने मिलता है औरंगज़ेब के समय। इसे आप धर्म से जोड़ के देख सकते हैं। 1606 ईस्वी में हम पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड देख चुके हैं। आपको याद होगा गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। इसका एक राजनीतिक कारण था क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने, आपको पता है, खुसरो की हेल्प की थी। लेकिन जो सिखों के अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसको धार्मिक अत्याचार से जोड़ लिया। अब कुछ हद तक ये उनके लिहाज से सही भी था, सिखों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, और इसलिए वो फिर विरोधी भी हो गए। और जब विरोधी हुए तो आगे जाकर शाहजहाँ से भी इनका विवाद बढ़ता चला गया। आपको याद होगा शाहजहाँ ने पिलग्रिमेज टैक्स या तीर्थ यात्रा कर दोबारा लगाया था। इससे भी सिख काफ़ी नाराज़ थे। 1628 में बाद में ये विवाद कंटिन्यू रहा। औरंगज़ेब के समय हमें कुछ देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर सिख गुरु। कभी कभी पूछता औरंगज़ेब के समकालीन कौन कौन थे, तो गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये 4 गुरु जो हैं ये औरंगज़ेब के समकालीन रहे हैं। हालांकि इनमें से गुरु हरराय और गुरु हरकिशन जो हैं वो ज़्यादातर दारा शिकोह के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, और गुरु हरकिशन के बाद गुरु राम राय जो आते हैं, और तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह वो औरंगज़ेब के लिए हैं। तो गुरु हरराय देखें तो दारा शिकोह से इनके अच्छे संबंध थे। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, दारा शिकोह के बारे में मैंने प्रॉपर जानकारी वहाँ पर दी है। तो इनके दारा शिकोह से बहुत अच्छे संबंध थे। सामूगढ़ के युद्ध में जब दारा शिकोह हार गया था तो परिस्थितियाँ काफ़ी बदली, और दारा शिकोह इनसे आशीर्वाद लेने भी गया था और उन्होंने आशीर्वाद दिया भी। लेकिन औरंगज़ेब इस बात को लेके फिर बहुत नाराज़ हो गया, क्योंकि दारा शिकोह की तो उसने हत्या करवा दी। और फाइनली इसने संदेश भेजा कि भाई आप आइए दरबार में मुझसे मिलिए गुरु हरराय से। तो गुरु हरराय स्वयं तो नहीं गए, लेकिन अपने पुत्र राम राय को इन्होंने औरंगज़ेब के दरबार में भेज दिया, और औरंगज़ेब ने राम राय का काफ़ी सम्मान किया, मतलब उसका अपमान नहीं किया। तो यहाँ तक तो रिश्ते बैलेंस व्यू में चल रहे थे। उसके बाद फिर औरंगज़ेब के बाद फिर देखते हैं कि गुरु हरकिशन आते हैं और गुरु राम राय। अब देखिए, ये गुरु हरकिशन और गुरु राम राय दोनों ही गुरु हरराय के पुत्र थे। तो इनके बीच में गद्दी को लेकर उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया, इनके बीच में, ये दोनों के बीच में, गुरु हरकिशन और गुरु राम राय। तो हरकिशन जब औरंगज़ेब से मिलने के लिए मुग़ल दरबार निकले तो रास्ते में ही चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। तो फाइनली औरंगज़ेब ने गुरु राम राय को मान्यता दे दी और देहरादून में एक बड़ा भूक्षेत्र दान में दे दिया। तो यहाँ तक भी मामला बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं भाई। प्रॉब्लम तब हुई जब गुरु तेग बहादुर का समय आया 1675 ईस्वी में। इनको मृत्युदंड मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये मुग़लों की धार्मिक नीति का खुलकर विरोध करते थे। इन्होंने सिखों को सैनिक ट्रेनिंग देनी भी कई हद तक शुरू करवाई है। हालांकि सैनिक रूप से एकत्र जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया है। तो इसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह का समय आता है जो उनके पुत्र थे। क्योंकि अब तो देखिए ऑब्वियस ही बात है, जब गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगज़ेब ने करवाई, आपने चांदनी चौक के गुरुद्वारे के बारे में सुना होगा, वहीं इनकी हत्या हुई थी। तो ऑब्वियस है गुरु गोविंद सिंह क्यों पसंद करेंगे औरंगज़ेब को। ये सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। मैं सिखों पर जब वीडियो बनाऊंगा तो पूरी डिटेल दूंगा आपको। 1675 से 1708 तक का टाइमलाइन है इनका। इनको सच्चा बादशाह भी कहते हैं, इन्होंने उपाधि ली थी सच्चा बादशाह की। सिखों को सैनिक रूप से इन्होंने संगठित किया, उनको आर्म्ड किया, और 1699 में इसमें इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है, और इन्होंने आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया। शाही सेना ने औरंगज़ेब की आनंदपुर पर आक्रमण भी किया था, और इन्होंने कड़ी टक्कर दी शाही सेना को। हालांकि युद्ध में ये हार गए, लेकिन कड़ी टक्कर दी थी इन्होंने शाही सेना को, मुग़ल आर्मी को जैसे बोलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने फिर उसके बाद फाइनली, यहाँ पर आपको बताऊँ, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को पकड़ लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने बाद में जफ़रनामा नाम का एक शांति वार्ता पत्र औरंगज़ेब को भेजा, और औरंगज़ेब ने जफ़रनामा को पढ़ के काफ़ी खुश भी हुआ वो, और उसने मिलने के लिए आमंत्रित किया। उस समय औरंगज़ेब दक्षिण भारत में ही था, लेकिन जब तक औरंगज़ेब से मिलने पहुंचते औरंगज़ेब की डेथ हो गई। फाइनली औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह शासक बना, बहादुर शाह प्रथम या मुअज़्ज़म जिसे बोलते हैं, और उससे इनकी अच्छी मित्रता हो गई गुरु गोविंद सिंह की। और बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह जब साउथ इंडिया के अभियान पे एक साथ थे, तो एक अफ़गान ने
गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी 1708 में। तो यहाँ पर इस विद्रोह का भी हम अंत देख लेते हैं। फिर बाद में बंदा बहादुर और वो कहानी आगे की है जो मैं लेटर मुगल्स में आपको सुनाऊंगा। अब औरंगज़ेब और मराठा, इस पे भी एक प्रॉपर वीडियो आपका वेट कर रहा है। जब मैं शिवाजी पर एक बड़ा वीडियो आपके सामने रखूँगा, तो मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। बस शॉर्ट में समझ लीजिए, हुआ दरअसल ये कि जब यहाँ ये महाराष्ट्र का जो मराठावाड़ा का इलाका था, औरंगज़ेब जब दक्कन का सूबेदार था और जब ये शाहजहाँ के बीमार पड़ने के बाद उत्तराधिकार के युद्ध के लिए दिल्ली की तरफ निकला, तो शिवाजी को मौका मिल गया अपना साम्राज्य बनाने का, और शिवाजी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। तो ऑब्वियस ही बात है, औरंगज़ेब भी साम्राज्यवादी और मराठा साम्राज्य में शिवाजी भी साम्राज्यवादी, तो दोनों की पटना तो असंभव थी उस समय। फाइनली शिवाजी औरंगज़ेब का लंबा संघर्ष चला है, जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और जब महाराजा जयसिंह शिवाजी को हराने के लिए गए औरंगज़ेब की तरफ से, तो 1665 में शिवाजी पराजित हुए और पुरंदर की संधि इन्होंने कर ली औरंगज़ेब के साथ। उस समय औरंगज़ेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी दी थी, और मुग़ल सेना के साथ मिलकर फिर शिवाजी ने बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा पर आक्रमण भी किया था। बाद में फिर फाइनली शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो गई और औरंगज़ेब ने उनके पुत्रों की भी हत्या करवाई, जो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। यहाँ औरंगज़ेब जो था वो गंभीरता से मराठों को ले नहीं पाया, एक तरह से आप बोलें तो उनको हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि मराठों शिवाजी के पुत्रों की, चाहे राजा राम रहे हों या संभाजी रहे हों, उनकी हत्या करवाने के बाद एक ना ख़त्म होने वाला संघर्ष जो था मराठों और मुग़लों में शुरू हो गया, जो बालाजी बाजीराव तक जारी रहा। 1682 में दक्षिण भारत अभियान औरंगज़ेब का शुरू हुआ, ख़ासतौर पे शिवाजी की डेथ के बाद। तो 1686 में ये बीजापुर को जीतते हैं और 1687 में इन्होंने गोलकुंडा को जीत लिया। और कहते हैं इस समय जब औरंगज़ेब दक्षिण भारत आया तो फिर लौट के नॉर्थ इंडिया जा ही नहीं पाया। ये इसकी कब्रगाह सिद्ध हो गई, यहाँ पर कब्रगाह ही बन गई इसकी, दक्कन कहते हैं। अब धार्मिक नीति के बारे में भी विस्तार से ज़रा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये तो बनी बात है कि औरंगज़ेब एक धर्मनिष्ठ और कट्टर सुन्नी मुसलमान था। मैं भी इस बात को मानता हूँ और इतिहासकारों ने भी इसको कबूल किया है, चाहे वो मार्क्सवादी इतिहासकार हों, चाहे वो राष्ट्रवादी हों, चाहे वो किसी भी कहीं से भी हों या यूरोपियन हों। औरंगज़ेब ने दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की स्थापना करने का लक्ष्य रखा था। दारुल हर्ब का मतलब होता है गैर मुसलमानों का देश, और दारुल इस्लाम का मतलब मुस्लिम कंट्री। ये औरंगज़ेब का लक्ष्य था। अब औरंगज़ेब ने ऐसा क्यों किया वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। बस ये याद रखिएगा कि औरंगज़ेब के इस नेचर की वजह से, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान होने की वजह से, बाहरी अलंकरण और वैभव में इसकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। और इसीलिए जब ये 5 वक्त का नमाजी था तो इसे जिंदा पीर भी कहते थे औरंगज़ेब को। इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है? जिंदा पीर भी कहा है। क्यों कहा है भाई? क्योंकि ये किसी भी तरह का नशा नहीं करता था, किसी वैश्या के संपर्क में नहीं था, और कोई भी इसके अंदर ऐसे गुण नहीं थे जो शहजादों के अंदर समय के हुआ करते थे। भोग विलास से दूर रहता था। तो अब जब ये बाहरी अलंकरण वैभव में रुचि नहीं लेगा तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा व्यवहार में कट्टर होगा, रिजिड होगा, तो राजकाज के मामले में किसी से समझौता नहीं करता था, इवन ना ही अपने अधिकारियों से और ना ही अपने पुत्रों से। इसका एग्जाम्पल अकबर है। अकबर को जब औरंगज़ेब ने माफ़ कर दिया तो लौट के अकबर दिल्ली नहीं गया विद्रोह करने के बाद। अभी मैं अकबर का विद्रोह बताऊंगा आपको। अकबर भागकर फारस चला गया और 1704 में उसकी वहीं डेथ हुई। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जो व्यक्ति अपने भाइयों का कत्ल करवा सकता है वो अपने पुत्रों को कैसे बख्शेगा। तो इस मायने में औरंगज़ेब काफ़ी कट्टर था। तो औरंगज़ेब की धार्मिक नीति के पक्ष और विपक्ष, यानी कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों देख लेते हैं। कुछ इतिहासकार इसके पक्ष में तर्क देते हैं, कुछ विपक्ष में। तो सबसे पहले हम पक्ष देख लेते हैं। देखिए, इतिहासकारों के अनुसार ये जो इसने धार्मिक कट्टरता की जो नीति अपनाई है वो उसके 2 कारण थे। एक इसका राजनीतिक कारण, इसके पॉलिटिकल जो इसकी नेसेसिटी थी वो, और आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या? शाही खजाने पे कब्जा इसको करना था कैसे भी, ये इसकी आवश्यकता थी। राजपूतों को जैसे कि क्या करता है,
बाद में एक क्षमा कर देता है, जसवंत सिंह जय सिंह, जो कि इसके विरुद्ध थे उत्तराधिकार के समय। हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगज़ेब के समय सर्वाधिक है। ये वियर्ड फैक्ट है लेकिन सच है। इतना कट्टर शासक लेकिन हिंदू मनसबदार सबसे ज़्यादा थे। तो मतलब ये यहाँ पर तय है कि अभी भी मुग़ल साम्राज्य में योग्यता को ही वरीयता दी जाती थी। ठीक है। देन इसके अलावा औरंगज़ेब के बारे में अगर हम और पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें धार्मिकता के संबंध में, तो कई मंदिरों का नवीनीकरण हुआ है औरंगज़ेब के समय, जैसे उज्जैन का महाकाल मंदिर, चित्रकूट के मंदिर, इलाहाबाद के मंदिर। अगर आपने सतीश चंद्र या इसके पांडे की बुक को पढ़ा होगा तो इनमें इसका विवरण आपको मिलता है। कुशल वीणा वादक था, भले ही इसने संगीत को प्रतिबंधित कर दिया था। अब ऐसा नहीं था कि इसने हिंदू त्योहारों पर ही रोक लगाई, इसने मुहर्रम और ताजिए पर भी रोक लगाई। तो दोनों तरफ बैलेंस व्यू अपनाने की इसने कोशिश की। बट यहाँ पर ऐसा नहीं था कि औरंगज़ेब की सिर्फ हमें एक ही पक्ष को देखना है, क्योंककि याद रखिएगा औरंगज़ेब की जो धर्मांधता की नीति है वो उसकी दूरदर्शिता की कमी को भी बताती है। क्यों? जैसे कि 1665 ईस्वी में कई मंदिरों को तोड़ने का ये आदेश देता है। ये इसने जो दरबार में उलेमा और अमीर थे ना, उनको प्रसन्न करने के लिए किया। इसके बाद दरबार में ये संगीत, नृत्य यानी डांस, देन नौरोज़, झरोका दर्शन, तुलादान, चित्रकला, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, पैबोज़, होली, दिवाली, सब पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि होली दिवाली पर प्रतिबंध इसने लगाया, लेकिन इसने होली दिवाली पर प्रतिबंध दरबार के भीतर या मुग़ल साम्राज्य के आसपास लगवाया। राजपूतों को अपने क्षेत्रों में, अपनी वतन जागीर में इसको सेलिब्रेट करने का पूरा अधिकार था, जैसे कि पहले से चला आ रहा था। उनके मामलों में इसने हस्तक्षेप नहीं किया। 1679 में जजिया दोबारा लगवाता है। ये तो इसके द्वारा किया गया काम जो था वो मैं भी गलत समझता हूँ, गलत किया इसने। तो धार्मिक नीति में बाद में इसने तुलादान, हिंदू त्योहारों, राजपूत राजाओं का जो टीकाकरण होता था जब वो मुग़ल दरबार पहुँचते थे, इन सब को रोक लगवा दी। और एक इस्लामिक राज्य की परिकल्पना की जो बात इसने शुरुआत कर दी, उसके घातक परिणाम निकल कर आए। और इसीलिए औरंगज़ेब को मुग़ल साम्राज्य के पतन में काफ़ी हद तक उत्तरदायी माना जाता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। क्यों? क्योंकि एक तो हुआ दरअसल ये कि भले ही राजपूत मनसबदार या हिंदू मनसबदार औरंगज़ेब के समय सबसे ज़्यादा थे, लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ जैसे बड़े राज्य से राजपूतों से औरंगज़ेब का संघर्ष भी तो हुआ। और मुग़ल साम्राज्य के पतन की नींव हमको यहीं से देखने के लिए मिलती है कि जो औरंगज़ेब ने अपनी धर्मांधता की नीति को कंटिन्यू किया, उससे उसने अपने विश्वास पात्रों को खो दिया। अब मारवाड़ और मेवाड़ से संघर्ष को भी हम देख ही लेते हैं इसी बहाने कि जब हम औरंगज़ेब की नीति को देख रहे हैं तो धार्मिक नीति के बाद, क्योंकि इसकी राजपूत नीति को पढ़ना ज़रूरी है। तो उत्तराधिकार का युद्ध जब चल रहा था तो मैंने बताया कि ज़्यादातर राजपूतों ने दारा शिकोह का साथ दिया था, और देना भी चाहिए था, क्योंकि दारा शिकोह अकबर का प्रतिबिंब था एक तरह से। लेकिन शासक तो वो बन नहीं पाया। शासक कौन बना? औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब ने शासक बनने के बाद जितने भी बड़े बड़े जसवंत सिंह, जय सिंह या कोई भी रहे हों, उन सबको माफ़ कर दिया और उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। इवन राजा जसवंत सिंह और जय सिंह को तो अच्छी मनसबदारी भी दी, 5,000 से 10,000 तक की मनसबदारी दी। प्रॉब्लम तब शुरू हुई ख़ासतौर पे मारवाड़ और मेवाड़ में। मारवाड़ की बात करें, जब राजा जसवंत सिंह की हो गई मृत्यु। अब इनकी जब मृत्यु हुई तो उस समय इनकी जो रानी थी इनके साथ सती हो गई, और बाकी की जो इनकी 2 रानियाँ थीं वो थीं गर्भवती। तो अभी तो इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि रानियाँ तो मात्र गर्भवती थीं अभी। तो फाइनली जब इस राज्य में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था तो औरंगज़ेब ने क्या किया, यहाँ पर औरंगज़ेब ने अपनी मैच्योरिटी को किनारे कर दिया, बैलेंस व्यू नहीं अपनाया और जल्दीबाजी में निर्णय लेकर मुग़ल प्रशासन के अधीन कर लिया मारवाड़ को और शाही अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। अच्छा, इसी समय औरंगज़ेब ने, याद रखिएगा ये बाद में जो बता रहा हूँ ये 1679 के आसपास की है, तो इसी समय औरंगज़ेब ने क्या किया था, जजिया भी लगाया था। तो कई राजपूत साम्राज्य के शासक जो थे वो उत्तराधिकार के प्रश्न पे मारवाड़ के साथ तो थे ही, वो औरंगज़ेब की धर्मांध नीति को इससे मिक्स्ड कर गए और औरंगज़ेब के विरुद्ध हो गए, और फाइनली राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। ये था मेन कंसेप्ट
हम क्या करते हैं, हम सिर्फ औरंगज़ेब की धर्मांध नीति के पीछे पड़े रहते हैं। हम मुख्य बात को तो भूल ही जाते हैं कि उत्तराधिकार भी एक प्रश्न था जहां औरंगज़ेब ने इंटरफेयर कर दिया। अब फाइनली मारवाड़ में जब अजीत सिंह उत्तराधिकारी आए वहाँ पर और इनका सेनापति दुर्गादास राठौर था, तो इन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा। हालांकि बाद में जाकर 1704 में इन्होंने औरंगज़ेब की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो 1707 में इन्होंने अपने आप को फिर से स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब मेवाड़ के साथ क्या प्रॉब्लम हुई भाई? मेवाड़ के साथ प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मेवाड़ ने मारवाड़ की सहायता की और उसके घातक परिणाम मेवाड़ को झेलने पड़ गए। राणा राजसिंह यहाँ के शासक थे। इन्होंने तो संघर्ष जारी रखा। ख़ास तौर पर इन्होंने औरंगज़ेब की जो धर्मांध नीति थी, कट्टर नीति थी, उसको अपना आधार बनाया और इन्होंने जजिया देने से इनकार कर दिया और एक संयुक्त गठबंधन बनाकर गुरिल्ला युद्ध पद्धति प्रारंभ कर दी औरंगज़ेब के विरुद्ध। क्योंकि जब इनके मेवाड़ पर कब्जा हुआ तो ये वहाँ से चुपके से निकल भागे। हालांकि बाद में राणा जयसिंह की डेथ होने के बाद इनकी डेथ होने के बाद राणा राज सिंह की, इनके पुत्र राणा जयसिंह ने औरंगज़ेब से संधि कर ली और फाइनली मेवाड़ का विद्रोह भी दबा दिया गया। 1681 में ये फाइनली वापस जाके 1681 बोल गया मैं, 1707 में फाइनली जाके जो मेवाड़ था वापस मुग़ल साम्राज्य में मिल गया। हालांकि लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद कई और जो छोटे छोटे शासक थे वो आज़ाद हुए, जिनमें बंगाल था, ठीक है, मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। देन साउथ में मैसूर था, देन जिस विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेषों पे बना था। देन इसके अलावा कर्नाटक था। देन आप देखिए तो महाराष्ट्र का इलाका मराठावाड़, जिसको शिवाजी ने बसाया था। अच्छा, यहाँ एक बात और बताऊँ, अकबर भी राजपूतों से मिल गया था 1681 में। अकबर का विद्रोह भी हुआ था। हालांकि अकबर को बड़ी कूटनीति के साथ औरंगज़ेब ने शांत करवाया। उसने कुछ झूठी चिट्ठियाँ थीं, जो ऐसी चिट्ठियाँ थीं जो फिकवा दी राजपूत खेमों में कि अकबर औरंगज़ेब के द्वारा ही प्री प्लान्ड वहाँ पहुँचा है। तो फाइनली अकबर को लगा कि अब राजपूत मेरे विरुद्ध हो रहे हैं, तो वो फारस भाग गया। हाँ, अब औरंगज़ेब के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लीजिए जहाँ से हो सकता क्वेश्चन बने। ये तो कंसेप्ट की बातें थी। जैसे औरंगज़ेब की पत्नी रबिया उद दुर्रानी का नाम आपने सुना होगा, दिलरास बानो बेगम भी कहते हैं इन्हें। बीबी का मकबरा औरंगज़ेब ने इनके लिए बनवाया है औरंगाबाद में 1678 से 79 के बीच में। इसको डर्टी ताजमहल, काला ताजमहल या द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि ताजमहल की एक गंदी नकल है। मोती मस्जिद भी औरंगज़ेब ने बनवाई है दिल्ली के लाल किले में, लेकिन जो शाहजहाँ की मोती मस्जिद है उससे छोटी है। शाहजहाँ ने आगरे के लाल किले में बनाई, इसने दिल्ली के लाल किले में बनवाई है। अंतिम दिन वो मृत्यु देख लीजिए औरंगज़ेब की, काफ़ी कष्टमय थे अंतिम दिन, दक्कन में बीते। मृत्यु के उपरांत क्या हुआ वो बाद में बताता हूँ। 3 मार्च को 1707 को नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह अहमदनगर में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई और दौलताबाद के खुलदाबाद में इनको दफना दिया गया। इसके बाद जब इनकी डेथ हुई तो जो ये परंपरा स्थापित करके गए थे वही दोबारा शुरू हुई। वॉर ऑफ सक्सेशन अगेन बिगन इनके पुत्र मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श के बीच में, जिसमें फाइनली मुअज़्ज़म इन दोनों को हराता है और बहादुर शाह प्रथम या शाह बेखबर या शाह आलम प्रथम के नाम से मुग़ल गद्दी पर बैठता है। और इसको हम लेटर मुग़ल्स का टाइम पीरियड कहते हैं। कई यूरोपियन इतिहासकार इस मुअज़्ज़म के बारे में कहते हैं कि आखिरी मुग़ल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द हम कह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये औरंगज़ेब के बारे में कुछ जानकारी थी मेरे पास, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल। वीडियो को पॉज करके देखिएगा और कोई इंक्वायरी हो तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और अपने व्यूज़ भी देते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।